ऐसा थोड़ी होता है, क्वेश्चन पढ़ के अपने आप क्लिक हो जाता है कि ये लग सकता है। राउंड बताऊँ तो मुझे लगा था मेरा नहीं होने वाला, इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर नहीं होने। तो फादर्स रोल वाज द मोस्ट डोमिनेंट इन माय लाइफ। ऐसे बोलते हैं कि चाइल्डहुड से मतलब बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे शिफ्ट होती है। जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे बच्चे के बारे में जिसकी जर्नी 2 साल की रही है, जिसने लगातार अपनी मेहनत को बरकरार रखा है और कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बच्चा रिकमेंड हो जाता है तो बेटा जितनी खुशी उसको होती है उतनी ही खुशी हम लोगों को भी होती है, क्योंकि एक पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बट उन सब को ओवरकम करके जब एक बच्चा रिकमेंड होता है तो बेटा वो अपने ही लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है जो कहीं ना कहीं लोगों को प्राउड महसूस कराती है, उसको भी प्राउड महसूस कराती है। और जब वो बच्चा हमारा होता है तो हमें भी बेटा बहुत प्राउड महसूस होता है। तो इसी तरीके का एक बच्चा आज हमारे साथ में है जिसका नाम है सक्षम विजय निगम। भाई देखो, ये थोड़ा सा नाम बड़ा है और नाम बड़ा है तो काम भी इसने बहुत बड़ा किया है ना। ये रिकमेंड हो गया है और रिकमेंड होकर के आया है अभी अभी इलाहाबाद बोर्ड से, जिस इलाहाबाद बोर्ड को कहा जाता है कि ये रिजेक्शन बोर्ड है, वहां से आज हो गया है सिलेक्शन, मतलब रिकमेंडेशन हो गया है। और मेरे भाई रिकमेंडेशन के बाद मेरा भाई आ चुका है हम लोगों के बीच में। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इससे डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इससे समझेंगे भी जो आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आने। तो सक्षम देखो, आज तुम आ गए हो भाई यहाँ पे रिकमेंड हो करके, तो अब जो बच्चे तुम्हें देख रहे हैं ना, है ना, इनको बहुत सारी चीज़ें जाननी है तुमसे, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में, क्या जर्नी रही है तुम्हारी उसके बारे में, और कैसे कैसे तुमने क्या क्या चीज़ें की हैं उसके बारे में एक बार प्लीज़ बताओ इन लोगों को। First of all, hello there. I am Saksham Vijay Nikam. I am from Satara district of Maharashtra, currently living in Pune. In my family, my father was in army. He served for 32 years. तो ऐसे मुझे पर्टिकुलरली तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आर्म्ड फोर्सेस ही ड्रीम क्यों बना। जैसे कि मैंने आर्मी लाइफ देखी है, द डिसिप्लिन, द रिस्पेक्ट, द करेज, द एडवेंचर दैट वी सी इन आर्मी। मुझे इस चीज़ को लेके पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स इन फील्ड को लेके बहुत पहले से इंटरेस्ट था। एंड पर्टिकुलरली फ्रेंड्स का सेट जो मुझे मिला था, जो मेरे लिए एक कॉम्पिटिशन और एक तरीके से एक पुश की तरह बहुत अच्छा काम किया। एंड उसी टाइम पे मेरा जो एक फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स, जिसमें स्कूल में तो बहुत इंटरेस्ट था ही, बट एक दिन अचानक मुझे एक वीडियो लेक्चर मिला दैट वाज फ्रॉम MGS। पहले मुझे लगा एक नॉर्मल सा वीडियो है, मैंने बाकी बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे पहले। अगर मैं एक चैलेंज आपको कर सकता हूँ, MGS की कोई भी वीडियो कहीं से भी देखोगे आपको एनर्जी कभी कम नहीं मिलेगी। आप पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हो तो आप स्टार्टिंग में एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म देखोगे, एंड तक वो कम हो जाता है। पर MGS की कोई भी वीडियो देखो, कहीं भी एनर्जी कम नहीं होगी। और स्पेशली जो ट्रिक्स, पहले तो मैं मैथ्स को एंजॉय करता था, मतलब मुझे वो लॉजिक, वो ये सब ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। बट जैसी मतलब एक ये देना चाहूँगा मैं आपको डिस्क्लेमर कि अगर आप MGS की वीडियोज़ देखोगे आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको आंसर क्लिक होने लग जाएगा। ये बहुत मतलब बहुत गलत चीज़ लगी मुझे, बहुत ये गलत है। पहले मैं मैथ्स को एंजॉय करता था, पर बाद में मैं मैथ्स को बहुत मज़े की तरह लेने लग गया। मेरी स्पीड बहुत इंक्रीज़ हुई उसकी वजह से। स्कूलिंग मतलब मैं बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाया, स्पेशली मैथ्स को लेके। एंड फॉर NDA 2 पहले इन द PYQs जो मैं सॉल्व करता था, स्पेशली जो पेपर्स लगाता था, आई वॉज एबल टू डू ओनली अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस। But in actual written exam, I have given 2 attempts. So in actual written exams, in the first attempt I did 88 questions, and in second attempt I did around 92 questions in maths. So I was really thankful about sir, especially BBR sir. And also in biology, I have chosen PCM, so I was really having a hard time in biology, especially रटने वाली चीज़ें, mug up. तो but still जब मैं प्रशांत सर की वीडियोस देखता था, मतलब एक बायोलॉजी को लेके एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता था। मतलब वो क्वेश्चंस, क्योंकि नाम रटना बहुत मुश्किल मुझे लगता है, मतलब पर्टिकुलरली, पर आई रियली एन्जॉयड द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। मतलब 10th 11th ऐसे लगता था वो PCB वाले बच्चों से ज़्यादा मुझे आता है। तो आई रियली एन्जॉयड दोज पार्ट्स। स्पेशली मैंने किया था यूट्यूब के फ्री बैच से। एंड मैं यूट्यूब के पर्टिकुलर वीडियोज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था कि एक तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक जो मज़े कर रहे हैं, और एक जो टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं स्पेशली मतलब किसी भी वीडियो में आप जाओगे बहुत मजाक मस्ती होती है,
पर MJS की वो मजाक मस्ती पता नहीं कैसे बात बात में ज्ञान सिखा के चली जाती, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो चीज़, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर। देखो भाई, हमेशा अब जैसे ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो में एनर्जी बनी रहती है, तो भाई मैं सीरियसली एक बात बोलना चाहूँगा कि वी आर टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस, है ना। हमें केवल भाई पढ़ाना आता है और पढ़ाने में जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो चीज़ हम करने की सोचते हैं हमारे बच्चों के साथ में। ऐसा अभी हम लोग बात कर भी रहे थे तो हमने यही बोला कि हमने कहा सक्षम हमारा टीचर सेंट्रिक अप्रोच नहीं रहता है, हमारा अप्रोच रहता है स्टूडेंट सेंट्रिक कि स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट किया जाए। अच्छा सक्षम, देखो इसके दौरान मतलब बहुत में जो तैयारी रही तुम्हारी वो 2 सेशन की तैयारी रही और तुमने 2 बार एग्जाम दिया। अच्छा सक्षम के बारे में बताना चाहूँ कि इसने एक बार अभी SSB इससे पहले भी दी थी एंड ही वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक। बट आप ये देखो कि कॉन्फ्रेंस आउट और कॉन्फ्रेंस जब होती है उस दौरान और उसके बाद जो दूसरा रिटन एग्जामिनेशन होता है उसके दौरान बहुत डिफरेंस नहीं रहता, बहुत टाइम का गैप नहीं रहता, है ना। तो मैं सक्षम तुमसे ये जानना चाहूंगा कि तुमने अपनी रिटन की तैयारी को कैसे कंटिन्यू रखा, और अभी जैसे इसने कहा कि इसने यूट्यूब के फ्रिज बैच से पढ़ा है ना, तो वो YouTube का फ्री बैच जो था, अभी जैसे बात कर रहा था मैं, तो पेपर लीक सीरीज की बात हो रही थी, yes, है ना, तो उसके बारे में कुछ बताओ हमारे बच्चों को कि वो कैसे फ्रूटफुल तुमको रहा। सर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पेपर लीक सीरीज, तो वो मतलब नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे प्रैक्टिस कराते हैं, तो मेजरली वो क्वेश्चंस PYQs थे एंड कुछ जो BBR सर ने खुद बनाए थे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे, मतलब पर्टिकुलरली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विच वाज NDA 2 2025, उसमें मेरे 32 क्वेश्चंस मैच कर गए थे एंड मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे मैं वही समझ गया था कि मेरा पेपर निकल चुका है। आगे मैं सिर्फ देख रहा था कि और करते जाते मार्क्स बढ़ाने की, मेरा पता था मैथ्स क्लियर है, क्योंकि उसके बाद भी मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट था तो मैंने सोच लिया था कि एक बार पेपर लीक सीरीज़ तो मैं वापस करूँगा, भले ही मैं न्यू वीडियोस देखूँ, पेपर लीक सीरीज़ एक बार तो री करूँगा। तो ऑल्सो फॉर बोर्ड्स मैंने पेपर लीक सीरीज़ देखी, फिर मैंने एक्सप्लेनेशंस, नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस देखे, बाकी तो मैथ्स के फिर अलग अलग PYQ सॉल्व किए, जो पर्टिकुलरली इन एप्लीकेशन में जो फ्री के टेस्ट आते थे पर सैटरडे आते थे, एंड वो टेस्ट सॉल्व करता था, फिर जो सर यूट्यूब पे लाइव आके क्वेश्चंस दिखाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है ये बाकी सब के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो बहुत एक प्योर आइडिया दे देता है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि पर्टिकुलरली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, और वो आता ही है। क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसे वीडियोस भी देखी जिसमें सर ऐसे डाल रहे होते थे कि ये देखो क्वेश्चन मैच कर गया, मैं सोचता था अरे सर कम बता रहे हो। बहुत सारे पर्टिकुलरली गैट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैच होते थे, स्पेशली मैथ्स मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैथ्स में बहुत ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे देखता था कि हाँ ये मैच हुआ, और मैं बहुत इन्जॉय करता था कि मैथ्स आई वॉज एनाइलेटिंग मैथ्स। उस पार्ट को बहुत इन्जॉय किया सर मैंने। ओके अच्छा, ये जो मैथ्स का डर एक बना रहता है, ठीक है, और BBR की जैसे मैं खास बात करूं अभी, तो BBR क्या करते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से बता देते हैं, बट जैसे बोला जाता है कि नो फ्रूट विदाउट रूट, है ना, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि ये ट्रिक कहाँ काम आएगी, ये है वो है, तो वो जो ट्रिक बनी हुई है वो हमें तो पता है कि वो कोर कॉन्सेप्ट से बनी हुई है, बट वो ट्रिक कितना काम करती है एग्जाम में, ये बताओ हमारे बच्चों को। मतलब अकॉर्डिंग टू मी ट्रिक इज़ नॉट कि कुछ मैजिक हो रहा है, क्वेश्चन को देख के आंसर पता चल रहा है, इट्स नॉट अ मैजिक। स्पेशली अगर आप एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो बीच के कुछ स्टेप्स आपके माइंड में ही होने लग जाएगा, वो स्टेप्स आप खा जाओगे। अब अगर आप एक बहुत प्रोफेशनल सर है, जैसे BBR सर हो गए, अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे इतनी बार कर रखे होंगे, कुछ खुद से बनाए होंगे, कुछ इतने सारे पढ़े होंगे, तो उनके लिए वो ट्रिक्स है तो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। पर अगर हम उसको एज अ मैजिक देखेंगे, ऐसे सोचेंगे कि ट्रिक्स कहाँ काम आएंगी, अगर हम खुद भी ऐसे ट्राई करें, अगर हम कोई क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन है, अगर हम वो भी हम 10 बार करते हैं तो हमें खुद ही समझ आने लग जाएगा कि इसके बाद ये स्टेप आने वाला है, मैं स्किप कर देता हूँ कि ये मेरे माइंड में हो चुका है, अगला करता हूँ, तो वो भी एज अ ट्रिक ही वर्क करेगा। तो ट्रिक कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट्स जैसे सर ने बोला इट्स कोर कॉन्सेप्ट, तो पर्टिकुलरली इट डिपेंड्स ऑन ए प्रैक्टिस। ट्रिक्स सिर्फ रटने से जैसे मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, बट जितना मैंने प्रैक्टिस किया था और सर ने जैसे क्वेश्चंस बताए थे, वो क्वेश्चंस कर करके मुझे ट्रिक्स भले ही याद नहीं होती थी, मुझे कुछ कुछ ऐसे वो जो
सर वो बताते थे, निमोनिक्स बताते थे, जैसे a प्लस बी हाँ। का मिनिमा क्या 2 रूट ए बी 2 रूट ए बी 2 रूट ए बी, वो मुझे भी याद है। तो वैसी बहुत सी चीज़ें थी, बट मुझे वो याद नहीं रहती थी। पर जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता था वो क्लिक हो जाती थी, सर ने ये बोला था, ये हाँ मैंने देखा है, ये मैंने सॉल्व किया है, तो वो हो जाता था। तो वो ट्रिक ऐसे काम करती है। ट्रिक ये थोड़ी होती है तुम ट्रिक लिख दोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, ट्रिक लग रही है क्या देखोगे, ऐसे थोड़ी होता है। क्वेश्चन पढ़ के अपने आप क्लिक हो जाता है कि ये लग सकता है, वैसी होती है ट्रिक अकॉर्डिंग टू मी। नहीं यार, बिल्कुल देखो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अगर ट्रिक को भी आपको अप्लाई करना है तो आपको कम से कम उस क्वेश्चन को 10 बार करना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं उस जाकर के ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे। और भाई ट्रिक ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से, जैसा अभी तुमने बोला सक्षम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि ट्रिक ऐसा नहीं है कोई कि एकदम से कोई जादू हो रहा है। वो जो चीज़ निकल करके आई है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस से निकल करके आई है ना। तो यार बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान थे कि अब भैया लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं हमारे पास में एग्ज़ाम के लिए, हमारा जो नेक्स्ट एनडीए एग्ज़ाम आने वाला है, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, हम डिसअपॉइंट, बिल्कुल डिमोरलाइज हुए जा रहे हैं। तो एक लाइन में उनको बोलता हूं कि अगर हम बोले डिसिप्लिन इज परमानेंट, हाँ, और मोटिवेशन इज टेम्परेरी। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट, ये लाइन तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे इस पूरी जर्नी के दौरान कैसे काम की है तुम्हारे लिए? फॉर मी सर, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट तो है, पर बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप किसी काम को लेके एंजॉय कितना कर रहे हो। जैसे मेरे लिए मैथ्स एंजॉयमेंट था, वो मैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस करता था तो वो मेरे लिए मतलब एक ऐसे चीज़ थी जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो स्पेसिफिकली अगर हम डिसिप्लिन किसी चीज़ में, जैसे कोई हार्डकोर चीज़ हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज हो गई, तो हम डिसिप्लिन उसमें ऐड करने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं कल से बनाऊँ कि मुझे 10 किलोमीटर रन करना है, हाँ। तो थोड़ी मुश्किल चीज़ है, तो मैं 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा, तीसरे दिन ऐसे थकान सी, मतलब नहीं करना मुझे, ऐसा होने लगता है। तो डिसिप्लिन उस टाइम पे वो योर मेंटल सेंस शुड बी एट नेक्स्ट लेवल, इट शुड बी एट पीक कि हाँ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट अगर आप उस काम को डिसिप्लिन ऐसे एक मोटिवेशन के बिना एंजॉय करने लग जाओगे, मेरे हिसाब से कि हाँ मुझे ये समझ आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं एसएसटी करता था, मुझसे नहीं की जाती थी, बट जब मैं एसएसटी पर्टिकुलरली करता था तो उसमें क्या करता था, फॉर हिस्ट्री पार्ट डेट्स एंड ये सब रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है। बट मुझे एक तब भी एक सर थे, हु वाज रियली फेमस ऑन यूट्यूब, वो एसएसटी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो एक तरीके से मतलब वो बताते थे, हिस्ट्री शुड नॉट बी रिमेंबर्ड, इट्स अ स्टोरी। उसका मॉरल समझो, उसको एक टाइमलाइन से याद, मतलब एक स्टोरी जैसे सुनते हो ना नॉर्मल, जैसे हेयर एंड दी टॉर्टोइस स्टोरी सुनी, वो सबको याद है। हिस्ट्री को भी स्टोरी की तरह पढ़ो, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसको एज अ स्टोरी अगर आप सुनोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा। तो उसके लिए ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम ऐसे डेडिकेटेड उसमें घुसना पड़ेगा। अगर आप उसको एंजॉय करने लग जाओगे तो डिसिप्लिन हो, कुछ भी हो, आपका काम करेगा वो। एब्सोल्युटली राइट भाई। देखो, ये बातें तुमको सुनने में लग रहा होगा कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें पता है, बट सीरियसली मैं तुम्हें बताऊं कि ये जितनी बातें कर रहा है, ठीक है, अगर हम इसी को बोलें तो बेटा इसी को बोलते हैं इनर मोटिवेशन। अगर तुम्हें खुद से मोटिवेशन आ रहा है, देन दैट मोटिवेशन विल ड्राइव यू टू द एंड, आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक आप जाना चाह रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? You're surely right. देखो ठीक है, तो इसके बाद सक्षम भाई हम लोग अब बात करते हैं तुम्हारी जर्नी के बारे में। और तुम्हारी जर्नी जैसे रिटर्न तो हो गया, रिटर्न के बाद तुम एमजेएस में आए एसएसबी के लिए। तो एसएसबी के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें तुमने की और क्या अच्छा लगा तुम्हें, और उसके बाद फिर जब तुम गए अपने एसएसबी में तो उसने किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया तुम्हारी पूरे एसएसबी की, जो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई उसमें और तुम्हारी रिकमेंडेशन में? सर ओवरऑल अगर मैं अपने एसएसबी का बताऊं तो माय एसएसबी वाज ऑन 10th of July इन 11 एसएसबी इलाहाबाद। सो पहले तो मैं एसएसबी के लिए जब यहाँ पे आया था एमजेएस में, तो मैंने इलाहाबाद चूज़ किया था खुद से, तो मुझे पता था कि नहीं होने वाला। अगर मैं ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड बताऊँ तो मुझे लगा था मेरा नहीं होने वाला, इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर नहीं होने वाला। तो मैं श्योर शॉट था कि एसएसबी को अभी लाइटली लेता हूँ एंड रिटर्न पे सितंबर वाले अटेम्प्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एसएसबी अगर मैं अभी इलाहाबाद अगर मैं एक बार क्रॉस कर दूँ तो मुझे अगले अटेम्प्ट के लिए, जिसमें मैं रिटर्न भी अच्छे से करूँगा, उसमें एसएसबी ज़्यादा टफ वाला तो नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगा था। बट तब भी एक तरीके से मेरे फादर ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया।
उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया कि अटेम्प्ट्स जाने देना इज़ जस्ट अ फूलिशनेस, और इधर आके भी जैसे सर ने वगैरह ने सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली मैम ने, सर ने जैसे मुझे बताया कि एसएसबी हाथ से जाने मत दो, एसएसबी है तो उसे जितने अच्छे से दे सकते हो दो, रिटर्न हम करवा देंगे। क्योंकि मैं जब एसएसबी के लिए सर मुझे भेज रहे थे तब मैंने मैम को बोला था कि मैम मुझे नोट्स प्रोवाइड करते रहना, जिससे मैं रिटर्न का भी करते रहूँ, कि मुझे डर था। तो मैम ने बोला चिंता की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें स्पेशली लेके करवा देंगे रिटर्न का, अभी एसएसबी पे ही ध्यान दो। तो मैं वहाँ पे गया, मैम मुझे वहाँ पे चेक करती रहती थी, कॉल करती थी। ऊपर से जैसे मैं वहाँ पे गया था तो एक बहुत अच्छे सर थे, मतलब वो पहले भी साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, कर्नल वी के सिंह। वो मतलब पर्टिकुलरली वर्ड बाय वर्ड समझाते थे कि इस वर्ड का ये मीनिंग, मतलब ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा पर्टिकुलरली हर वर्ड को लेके। मतलब अगर आप वैट में भी किसी वर्ड को स्टेटमेंट बना रहे हो, अब उसका मतलब ऐसे बोलते हैं कि वैट में कोट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बट उसी कोट को कैसे घुमा के एक ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट में टर्न करना है, वो बहुत अच्छे से समझा देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं आप, सोचो। My childhood was very good because my father has provided me each and everything what I required. ओके, इसका ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट जैसे उन्होंने सिखाया, अगर मैं उस तरीके से बनाऊं तो मतलब सिमिलर वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाइल्डहुड है तो चाइल्ड यूज़ कर सकते हैं, ये सब। तो मैंने उससे बनाया था कि अ चाइल्ड्स इमोशन कैन नेवर बी हिडन फ्रॉम हिज मदर। ओके, तो एक तरीके से इसे ऑब्जर्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से समझाया था। लगभग उन्होंने मुझे 159 ऐसे फोटोज़, ऐसे हर एक फ़ोटो ऐसे भेजी थी कि हर एक प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे पास लगभग 2 वीक्स का टाइम था, जितना कर सकते हो करो। मैंने लगभग हर फोटो से गो थ्रू किया था, मैंने लगभग 79 फोटोज़ पे स्टोरी लिख चुकी थी। एंड मेरी आई एल नॉट लाइक ऐसे ज़्यादा ऐसे बफ नहीं करूँगा, मेरी 9 इमेजेस मैच हुई थी। मैंने एग्जैक्ट वही स्टोरीज लिखी थी जितनी मैंने प्रैक्टिस की थी, और वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत फ्रूटफुल रहा था मेरे लिए तो। एंड स्पेशली अगर एसएसबी के बताओ तो जीटीओ टास्क आर ट्रेनेबल, एंड जीटीओ के लिए जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड स्पेशली मेरा भी जीटीओ जितना मैंने प्रैक्टिस किया था यहाँ पे किया था, एंड देन ऑनलाइन भी मैं बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स वगैरह ऐसे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो उससे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मतलब खुद थोड़ा दिमाग लगाओगे कि इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे नए नए सोल्यूशन सोचना कि अगर मैं खुद से इसे रेड बना दूँ, इस पार्ट को ब्लू बना दूँ, ऐसे खुद से आप नए थॉटफुल आइडियाज़ लाते रहोगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड फॉर एनी ऑफ द थिंग, ऐसे आप अगर कहीं पार्क वगैरह में जा रहे हो, किसी ऐसे बिल्डिंग वगैरह को देख रहे हो, तो उसमें भी आप सोच सकते हो मैं इधर से इधर कैसे जाऊँगा अगर मैं कुछ यहाँ बिल्ड कर देता हूँ। ऐसे मतलब खुद से इमेजिनेशन कहीं पे भी काम कर सकती है इमेजिनेशन तो। एंड साइक हो गया, ये हो गया। इंटरव्यू के लिए एज फॉर एनडीए आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली होता है 16.5 to 19। अब इनसे वो पूरे दुनिया का ज्ञान तो नहीं चाहते, बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलरली आपके आसपास जितना कुछ है, जैसे मेरे फादर क्या करते हैं उससे रिलेटेड, मदर क्या करती है उससे रिलेटेड, अगर मम्मी अगर नॉर्मल खाना भी बनाती है, अगर मैं उन्हें किसी चीज़ में हेल्प करता हूँ, उतना तो पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। ये तो मतलब नॉर्मल 16.5 to 19 ईयर्स वाले बच्चों के लिए क्या ही करेंगे, मतलब ट्रम्प का बच्चा कौन, क्या पूछें, क्या कर सकते हैं हम। वर्ल्ड नॉलेज हमें कोई मतलब नहीं है, इंडो चाइना क्या चल रहा है ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यूएस चाइना क्या चल रहा है हमें नहीं मतलब। अगर नहीं पता तो इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, बहुत ज़्यादा। उनका जियो पॉलिटिक्स मतलब मैं उनसे उधर जब मैं गया था तब भी मैं सीख रहा था कि मुझे ये सब चीज़ें बताओ, मुझे जाननी है। तो मतलब वो बहुत इंटरेस्ट से खुद भी पढ़ते थे, हमें भी समझाते थे, बहुत अच्छा लगता था वैसे सुनने में, बट याद कुछ नहीं रहता। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड स्पेशली इतना उसके लिए टेंस होने की ज़रूरत तो है नहीं। पर्टिकुलरली आप अपने बारे में अगर अच्छे से जानते हो, अपनी प्लेसेस, या फिर जैसे अगर मैं कहीं पे भी गया हूँ, जैसे आई बिलोंग फ्रॉम सातारा, तो सातारा स्पेशली नोन फॉर इट्स नोन एज सोल्जर सिटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द विंड मिल सिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स हैं एंड स्पेशली हर फैमिली में एक सोल्जर होता ही है, तो इट्स रियली फेमस फॉर इट। एंड पुणे तो एजुकेशनल हब। तो इन चीज़ों को लेके जैसे अगर कहीं से भी आप बिलोंग करते तो उससे रिलेटेड बहुत कुछ पूछ सकते हो। एंड स्पेशली फैमिली तो बहुत, क्योंकि आपने फैमिली के साथ मेजर टाइम स्पेंड किया है, तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपनी सराउंडिंग तो जान सको। एज अ चिल्ड्रन इतना तो आपको मतलब जानना आपका बहुत नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये भाई नॉर्मल चीज़ है, बट सीरियसली अभी मैं बताऊँ, जैसे अभी ये है ना, ही इज़ वेरी 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 कनेक्टेड टू हिज फादर। ठीक, फादर है। अभी जैसे बात हो रही थी तो पापा इसके थोड़ा सा डरते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे अभी ये आया यहाँ पर तो उस दौरान भी है ना थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन वगैरह हो रहा था पापा से, पापा बहुत डरते हैं।
बट सीरियसली मैं बताऊं कि ये डर नहीं है, ये उनका कंसर्न है और ये शो करता है कि इनकी इसके और इसके फादर के बीच में क्या बॉन्डिंग रही है। तो बेटा इसी पर बात करते हुए आगे हम लोग चलेंगे इसमें। ये बताओ कि फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब स्कूल टाइम से, अगर मैं बोलूँ स्कूल टाइम से लेकर के अभी तक, ठीक है, जैसे अभी एसएसबी में तुम गए तो एसएसबी में पापा ने कहा कि यार करके देखो, देखते हैं क्या होता है उसके बाद फिर, है ना। तो ये बताओ कि पापा का रोल, मम्मी का रोल, या तुम्हारे जो स्कूल के टीचर्स थे उनका रोल, या हम लोग भी थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ाया है, हम लोगों का रोल क्या था रोल एक्चुअली में? सर अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूं तो फादर्स रोल वाज द मोस्ट डोमिनेंट इन माय लाइफ, बिकॉज अब पर्टिकुलरली अगर मैं स्कूलिंग का बोलूं तो स्कूलिंग ही चूज़ द बेस्ट स्कूल इन पुणे। वो मेरा नॉर्मली केवी में भी करा सकते थे, वो कहीं पे भी करा सकते थे, वो सातारा ही हैव स्टडीड फ्रॉम सातारा, सो उन्होंने पोस्टिंग बहुत सारी जगहों पे ली थी, बट वो चाहते थे कि मैं इस चीज़ से हिंडर ना हूँ। तो उन्होंने पर्टिकुलरली इतनी रिक्वेस्ट वगैरह करके मुझे और मेरी फैमिली को, भले ही पापा अलग रहते थे बट हमें पुणे में सेटल रखा, जिससे हम वहाँ पे मेरा एजुकेशन पर्टिकुलरली एक जगह से ऐसे चेंज करने पे इंस्टीट्यूट से थोड़ा ऐसे डिफरेंस फील होता है ना, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, हिंड्रेंस ना हो मेरी स्टडीज़ में, इसलिए उन्होंने बहुत ये चीज़ की एक तरीके से। एंड स्पेशली जब मेरे 10th और 12th थे, वो जानबूझ के एग्ज़ाम के टाइम पे छुट्टी लेके आते थे कि वो देखे खुद से कि मैं पढ़ रहा हूँ। एंड फॉर एनडीए के लिए फर्स्ट जब उन्होंने एसएसबी आई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे अपने जितना कुछ हो सकता था, वो हमारे यूनिट के जितने ऑफिसर्स थे उन सबको रिक्वेस्ट करके एक तरीके मुझे मिलाने लेके गए। उन्होंने अपने तरफ से पूरा 100% एक तरीके से ट्राई किया, ये नहीं कहूँगा वो कहीं पे भी कम रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्राई किया। स्पेशली माई मदर, शी वॉज ऑल टाइम फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, शी वॉज कंसर्न अबाउट एवरीथिंग, मैं कैसे खेल रहा हूँ, मुझे इंजरी ना हो जाए, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, उन्हें बहुत डर लगता है, मतलब एक तरीके से दे आर रियली कंसर्न्ड कि मुझे कुछ ना हो जाए। हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट वो बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर सके जिससे मैं अपना बेस्ट वर्जन दिखा सकूँ। एंड स्पेशली एमजेएस भी, तो एमजेएस तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया डिस्क्लेमर कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लग जाएंगे आपको। तो इसलिए एमजेएस तो रियली मेड मी स्ट्रॉन्ग फॉर द रिटन एग्जाम एंड रियली फॉर द SSB 2, बिकॉज SSB के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आपकी पर्सनैलिटी कैसी शेप हो रही है। तो स्पेशली पेरेंट्स आपको जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि चाइल्डहुड से मतलब बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे शिफ्ट होती है। तो मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से मुझे रखा है। अभी मैं जो कुछ भी हूँ ये मैं खुद के दम पे नहीं हूँ, पेरेंट्स ने किया है जैसा उन्होंने ट्रीट किया मुझे। ये कहना जो है ना, मतलब आई रियली से लाइक कि मतलब भाई ये हर बच्चे के साथ में होता है। जैसे मैं अभी अपनी बात करूं, है ना, माय पेरेंट्स आर लाइक, जैसे अभी इसने बोला कि फादर का रहता है कि तुमको तो कुछ नहीं हुआ, यही सेम एस्टेज होता है मेरे साथ भी इवन एट दिस एज। ठीक है, मेरे फादर मुझसे पूछते हैं अभी भी कि पैसा है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो भाई वो चीज़ है ना, पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है ना वो अलग ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा तुमसे, जैसे एसएसबी में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, बार बार बच्चों से बोलते हैं ये चीज़ कि कुछ भी करना, फेक मत करना वहाँ पे, है ना, ट्रू रहो। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि एंड मतलब नो वन इज परफेक्ट, नहीं आता है तो उसको हम सीख लेंगे। तो ये ट्रू रहने वाली बात, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, है ना, तो तुमने बहुत सारे इवेंट्स मुझे बताए कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ इंटरव्यू के दौरान, तो मैं चाहूंगा कि तुम इनको बताओ, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रू रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ बताओ इनको, इनके बारे में। जैसा इंटरव्यू में बहुत ऐसे डर रहता है कि अब जो ऑफिसर सामने बैठा है वो हमसे क्या पूछेगा, तो इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब वो सोशल लाइफ पे भी जा सकता है, जियोपॉलिटिक्स पे भी जा सकता है, आपकी सराउंडिंग पे भी जा सकता है, हिस्ट्री जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, मतलब इंटरव्यू हैज़ नो लिमिट्स। वो मतलब पर्टिकुलरली आप इंटरव्यू के लिए कुछ एग्जैक्ट पढ़ ही नहीं सकते, वो पूरी आपकी जनरल अवेयरनेस है जितनी आपने आज तक देखी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया के हर कोने की चीज़ देख चुके हो, बिल्कुल सही बात। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी पता, बहुत सी चीज़ें आपको पता है। तो हाउ टू मेक वो पता है वाली चीज़ एज ए स्ट्रेंथ, वो है पूरा इंटरव्यू। जैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स। अब मेरी जियोपॉलिटिक्स ये सब बहुत वीक है, फैक्ट्स एंड फिगर मुझे बेसिक ऊपर से पता रहता है, बट एग्जैक्ट मुझे डिटेल नहीं रहता। तो
ऑल्सो वाइल आंसरिंग कि वो जब भी कुछ पूछ रहे हैं, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था नेटो की कंट्रीज़ कब कौन सी कंट्री साइन हुई थी, उनका फिर वो यूएस ईरान का मेमोरेंडम क्या था 14 जो पॉइंट्स का था, तो ये सब मुझे एग्जैक्ट पूछा जा रहा था। तब मुझे पता था कि ये मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है इसका जवाब। तो पहले जब मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो मैं कहना चाहूँगा वो मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था कि मैं तब ऐसे ओवर परफेक्ट दिखाने का ट्राई कर रहा था खुद को। बट इस टाइम मुझे था कि मुझे ओवर परफेक्ट नहीं दिखाना है, ये क्लियर मैंने डिफरेंस खुद में लाया था। ये मुझे समझ आ गया था कि जब मैं ओवर परफेक्ट बन रहा हूँ एंड जब मैं रियलिटी शो कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस थिंग, बिकॉज हर चीज़ जानना तो एक 16 to 19 ईयर्स वाले बच्चों के लिए ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसे हर चीज़ पता होगी। तो ये भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप मान जाओ कि आप ये नहीं जानते, हाँ, तो वो आपकी खुद की स्ट्रेंथ बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। कि आप एग्जैक्ट आपको क्या आपकी वीकनेस है आप जानते हो, कि अगर आप किसी पॉइंट पे फुल स्टॉप ले ही नहीं रहे मतलब तो आप ज्ञानी हो, आप एनडीए की आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखो इसी से मैं दो चीज़ बोलता हूँ, है ना, कि एक होता है जानना, एक होता है मानना। अगर हम जान गए हैं कि हमें नहीं पता है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको पता है कि उन्हें नहीं पता है, बट दूसरी चीज़ है मानना, कि हम मान गए हैं कि हाँ हमें नहीं आता है, और नहीं आता है जिस दिन हम ये मान लेंगे उस दिन हम सीख लेंगे, और सीख लेंगे तो हम इम्प्रूव कर जाएंगे। तो भाई देखो, जब तुम एसएसबी में गए, एसएसबी में बहुत सारे बच्चे अभी इस चीज़ को डाउट में लेकर के होंगे कि टास्क किस तरीके होते हैं, इंडिविजुअल टास्क कैसे होते हैं, ग्रुप टास्क कैसे होते हैं, कमांड टास्क कैसे होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि इन लोगों को इन्फॉर्मेटिव ये हो जाए कि हाँ इस तरीके के टास्क होते हैं और हमको इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। हाँ प्लीज़। तो पर्टिकुलरली अगर टास्क को लेके हैं तो टास्क आर पीजीटी, पहले तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फिर एचजीटी विच इज़ हाफ ग्रुप टास्क, फिर एफजीटी जो लास्ट में होता है फाइनल ग्रुप टास्क, एंड एक तो हो गया कमांड टास्क। तो यही अगर मैं पर्टिकुलर इन चीज़ों के बारे में बात करूँ तो एफजीटी उसमें जो 4 स्ट्रक्चर्स आपको सॉल्व करने हैं, स्टार्टिंग के तो बहुत ईजी देते वो, स्टार्टिंग के इज़ डायरेक्ट ब्रिज, हाँ, फट्टा है बल्ली है डायरेक्ट हाँ, पुट करना है, ब्रिज बनेगा जाना है, इट्स रियली बेसिक। तो वो उस पर अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, उस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान ना दो तो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, अगर दो तब भी आपके लिए इतना कुछ है नहीं। सेकेंड स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफिकल्टी बढ़ती रहती है टिल लास्ट स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर हैवीएस्ट होगा एंड फोर्थ उस वैसे ही थोड़ा हैवी होगा या फिर ज़्यादा हैवी भी हो सकता है। तो उस हिसाब से वो ये देखना चाहता है कि आप थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में, इसलिए वो जानबूझ के अटकाता भी आपको थर्ड एंड फोर्थ में ही है। जीटीओ जो होगा वो ज़्यादातर ध्यान थर्ड फोर्थ में ही देगा, फर्स्ट सेकंड उन्हें पता है डायरेक्ट ब्रिज करना है, वो कोई भी बच्चा गलती से भी रख देगा बन जाएगा। तो वो बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ में ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें वो एक बच्चे का मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट नंबर 34 आगे है एंड चेस्ट नंबर 36 पीछे है, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है चेस्ट नंबर 36, क्योंकि वो वहाँ पे पुट नहीं कर पा रहा एंड चेस्ट नंबर 34 अटका हुआ है, तो वो खुद ही स्विच कर देते हैं कि चेस्ट नंबर 36 यू टेक चेस्ट नंबर 34 प्लेस एंड अप्लाई योर आइडिया। तो उस हिसाब से वो सबको चांस देते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम पीछे रह जाओगे, ये रह जाओगे, बस तुम्हारे पास कुछ आइडिया होना चाहिए, तुम क्लियरली उसे रख पाने मतलब रखने आना चाहिए। एंड सिमिलर फॉर एचजीटी, जस्ट द डिफरेंसेस कि आपका ग्रुप हाफ हो जाएगा। अब आपके ग्रुप का परफॉर्मेंस देखेंगे पीजीटी में, अगर आपका ग्रुप जो थर्ड टास्क है या फिर सेकंड टास्क है फॉर एग्जांपल, उसमें आपका ग्रुप ज़्यादा अटक रहा था, मतलब आपके ग्रुप में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं बन रही थी, यहाँ से कोई और कुछ प्लान बता रहे हैं, यहाँ से कुछ और प्लान चल रहा है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही। तो उसके लिए एक मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, बहुत एक फेमस लाइन मैन ने एक स्टेटमेंट दी थी, आई एम नॉट करेंटली रिमेंबरिंग हिज नेम, कि अगर एक ग्रुप को हाफ डिवाइड करो एंड फिर उनको किसी चीज़ पे काम करने बोलो एंड फिर उनको वापस साथ में रखो, तो उनका मतलब एक जो प्रोग्रेशन की स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी चीज़ को लेके वो ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। बेसिक तो डिवीजन नॉर्मली तो वो हमसे ही पूछते हैं कि कैसे आपको ग्रुप डिवीजन चाहिए, तो हम कुछ भी बता सकते हैं, इवन ऑड्स को अलग कर दो या फिर इन पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स को अलग कर दो, इन्हें अलग कर दो, कुछ भी बोल सकते हैं। बट कभी कभी वो खुद का भी आइडिया लगाते हैं, अगर उन्हें कुछ ज़्यादा ऐसे इंटेंस डिफरेंस दिखा पीजीटी में कि ये पर्टिकुलरली ये बच्चा बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग है या फिर डोमिनेंट है या फिर अच्छा खासा ये बच्चा, बट एक बच्चा जो है वो इसकी वजह से ओवरशैडो हो रहा है, वो छुप जा रहा है, तो ऐसे इन चीज़ों को हटाने के लिए, इस बैरियर को हटाने के लिए वो इन जो वीक बच्चे हैं वो इनके साथ नहीं रखेगा, स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं रखेगा, उन्हें बाकी वीक के साथ रखेगा और ट्राई करेगा कि उन्हें थोड़े इजी, एंड अगर वो उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब उन्हें एक तरीके से इनकी जो चीज़ थी वो निकाल पा रहा है जीटीओ, तो वो उन्हें और स्ट्रक्चर्स देगा सॉल्व करने के लिए, या फिर वो डिफ़िकल्टी बढ़ा देगा। एंड उन्हें तो पता ही है जो डोमिनेंट बच्चा है वो तो कर ही लेगा, तो उसके लिए उसके हिसाब से।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में मतलब बच्चों को लगता है कि कोई उनका कमांड टास्क मतलब सबका इंडिविजुअल अलग होता है। तो मेरा कमांड टास्क बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो बच्चे टेंस हो जाते कि मेरा तो हार्ड था, मेरा क्या होगा, और उसमें अटक जाते हैं। बट दैट्स रियली अ गुड थिंग कि कमांड टास्क अगर जितना डिफिकल्ट होता है ना, मतलब GTO उतना अच्छे से आपको देखना चाहता है, उतना उसने ऑब्जर्व किया है कि आप ये कर सकते हो। तो मतलब दैट्स मतलब जो 4 लेवल्स होते हैं कमांड टास्क के, कि एक पर्टिकुलर जिसमें मतलब एक तरीके से बेस एंड जो सपोर्ट है वो बना होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल जिसमें एक आध चीज़ गायब होगी, थर्ड लेवल कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होगा जैसे व्हील हो गया ये सब, एंड फोर्थ दोनों ही खुद से बनाना है। मुझे हमेशा 4th लेवल मिला था, तो मैं पहले डरता था कि मुझे इतना टफ क्यों मिल रहा है फिर मुझे बाद में मतलब समझ आया कि GTO वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मी टू लुक दैट कि मैं ये सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर उसने देखा है कि मैं बेसिक लेवल सॉल्व कर पा रहा हूँ इजीली, तो वो नॉर्मल चीज़ है वो डिफ़िकल्ट पे शिफ्ट होगा। तो उस चीज़ से डरने की तो ज़रूरत है नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका इजी कमांड टास्क है, मतलब GTO आपको वीक समझ रहा है, तो उसकी भी कोई ऐसे मतलब नेगेटिव साइड नहीं है। GTO स्पेशली फिर आपको क्या करेगा, अगर आप उसमें भी डोमिनेंट मतलब अपना ये दिखा पाते हो कि हाँ ये मेरे लिए ईजी है, तो GTO मान सकता है कि उसने शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो वो आपकी उसी में डिफ़िकल्टी बढ़ाने लग जाएगा। क्योंकि मेरा ही एक दोस्त था जिसका मैं सबऑर्डिनेट बना था, जिस नंबर 37L से, उसका क्या था, उसका कमांड टास्क बहुत ईजी था, मतलब ईजी तो नहीं से कह सकते, नॉर्मल था, मॉडरेट, बट उसका जो स्पीड थी उसको सॉल्व करने की वो बहुत अच्छी थी। उसे GTO ने लगातार डिफ़िकल्टी बढ़ाते बढ़ाते उससे 18 सोल्यूशंस निकाले, एंड ही इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। उससे इजी स्ट्रक्चर था तब भी वो रिकमेंड है, मुझे हार्ड स्ट्रक्चर था तब भी मैं रिकमेंड हूँ। वो मतलब आपके परफॉर्मेंस ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपका परफॉर्मेंस इंडिविजुअली आप जितना दिमाग लगाओगे, टेंशन नहीं लेके, स्ट्रेस आउट नहीं होके, उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत लॉजिकली सोचना है, इतना ही है, मतलब पर्टिकुलरली GTO टास्क के लिए। तो GTO के लिए तो इतना ही। एंड अगर मैं एडिशनली बात करूँ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की, दैट्स क्लियरली ऑन योर स्टेमिना। उसमें जितना आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो आपके एक पॉजिटिव साइड बनेगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। क्योंकि व्हेन आई वाज इन 24 SSB बैंगलोर, तो मेरे साथ मतलब मेरे से प्रीवियस बैच के एक भैया थे, भैया तो नहीं, ही वाज ओनली 3 months एल्डर देन ही, मतलब वो ओवरवेट थे मेडिकली, बट उन्होंने सिर्फ 3 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करके भी वो रेकमेंड थे। तो मैं खुद ऐसे कंफ्यूज था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कुछ ऐसे डोमिनेंट रोल प्ले करता है क्या, तो ऐसा नहीं है, वो बस आपके लिए एडिशनल मतलब ये कर सकता है, मतलब आपको हेल्प आउट कर सकता है मार्क्स बढ़ाने के लिए, इतना डोमिनेंट नहीं है वो। तो आप कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे रोप हो गया, बहुत सारे बच्चे जिनको रोप थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई नेगेटिव पॉइंट देगा, बट अगर आप कर पाते हो, आप ट्रेन करते हो खुद को, एंड्योरेंस बढ़ाते हो, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ओके अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अभी ये बार बार कह रहा था कि इफ़ chest number 36 is not able to do this, then chest number 34 will come in on his place. तो वो चेस्ट नंबर 34 और कोई नहीं है, वो चेस्ट नंबर 34 यही है, ठीक है। इनका चेस्ट नंबर जो था वो चेस्ट नंबर था 34, इसीलिए मैं देख ही रहा था ये चीज, ये बात, यू नो चेस्ट नंबर 34, चेस्ट नंबर 34 इज रियली गुड। ना मुझे पता है वो कान ऐसे बैठ गया है। हाँ नहीं वो चेस्ट नंबर 34 ही आपके सामने बैठा है इस टाइम पर रिकमेंड होकर के, ठीक है। तो अच्छा, सबकी SSB की कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, और इनकी भी है इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये अभी इस पॉडकास्ट से पहले जब बात हो रही थी हम लोगों की, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और मैं चाहूँगा, ठीक है, कि बच्चे इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं कई बार, बट सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि ये जो होता है स्ट्रेस बस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों को बताओ कि कौन कौन सी, या क्या एक जो इंटरेस्टिंग स्टोरी तुम्हारे साथ में हुई थी, मैं कुछ नहीं बताने वाला, वो कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई तुम्हारे साथ में SSB के दौरान। इंटरेस्टिंग पार्ट सबसे ज़्यादा मतलब सबने ही नोटिस किया होगा, नॉर्मली अगर कोई एग्ज़ाम होती है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल पार्ट होता है रिजल्ट, क्या आया हो सकता है। तो वैसे ही SSB के लिए होता है कॉन्फ्रेंस। हाँ। अब सब बच्चों का जितना हाथ में कुछ था वो सब उन्होंने कर दिया, अब उन्होंने जो कुछ किया है उसका जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले सब स्ट्रेस आउट होते हैं। तो जो वेटिंग एरिया होता है, वैसे ही हमारा भी जब ग्रुप था 40, जब हम बैठे थे सारे के सारे, उसमें जो फ्रेशर्स थे स्पेशली वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और एंड मुझे पता था, जैसे मैं भी पिछली बार जब फ्रेशर था तो मैं भी डरा हुआ था, एंड मुझे भी लग रहा था कि फ्रेशर क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस एक तरीके से अब क्या होगा, मैंने अच्छे से किया है क्या, मैंने ये चीज़ अच्छे से की है क्या, तो वैसे ही मतलब लगता तो है अंदर से। तो इस बार भी क्या हुआ था इन दिस अटेम्प्ट, अब मुझे पता था कि जो किया है वो हो चुका है, क्या ही कर सकते हैं।
तो 2 PRs थे मेरे साथ एंड हमारा जो ग्रुप था लास्ट ग्रुप था, तो हमें पता था अभी तक हमारा तो आने में बहुत टाइम है, तो हम पता नहीं क्यों हमारा प्रेशर में हम कुछ भी करने लगते हैं, मतलब प्रेशर में हमें डर नहीं लगता, ऐसे एंजाइटी सी नहीं होती, हम वहाँ पे रोमांटिक गाने गा रहे हम वहाँ रोमांटिक गाने गा रहे हैं, इमोशनल गाने गा रहे हैं, लुक्का छुपी कुछ भी गा रहे हैं हमने वहाँ पे पूरे रूम को, पहले तो हमें फ्रेशर्स गाली दे रहे थे, मतलब मजाक के सेंस में, तो वो हमें बोल रहे तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, रिजल्ट आने वाला है। कुछ टाइम पे वो भी हमारे साथ अंताक्षरी खेलने लगे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारा पूरा स्ट्रेस गायब हो चुका था, हम वहाँ गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इवन दो मुझे कॉन्फ्रेंस में जब पूछा था कि आपका मेमोरेबल मोमेंट क्या है, मैंने उधर भी ये बताया था और पूरा बोर्ड जो 14 मेंबर्स थे वो सब पहले मुझे जैसे सीरियसली देख रहे थे, वो सब हंसने लग गए थे, वो बहुत मज़ेदार पार्ट था। एंड जब जो हमारे रूम्स होते हैं वहाँ पे भी हम, मतलब कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले हम सब ऐसे 12-13 लोग ऐसे रूम्स की लाइट बंद करके हम ऐसे एक दूसरे को भूतिया कहानियाँ सुनाते ऐसे बहुत, मतलब SSB इज़ अ प्रोसेस जिसमें डर लगता है बट एंजॉय करने के बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, आपको नए दोस्त मिलेंगे, हर एक का नया प्रोस्पेक्टिव मिलेगा, एंजॉय तो बहुत करोगे। SSB मैं कहूँगा SSB के लिए आप कर तो रहे हो, SSB से डर रहे हो, बट SSB में मज़ा बहुत आता है, सही बोलूँगा, SSB में बहुत मज़ा आता है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आप नए लोगों से मिल रहे हो, कुछ नया भी जान जाओगे आप एंड कुछ और नए मज़ेदार मेमोरीज बना पाओगे। बहुत बढ़िया भाई। देखो यार, ये सब बातें हो गई हैं, है ना। SSB के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, हम लोगों ने रिटर्न के बारे में बात कर ली, एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, जो इनका शहर है, ठीक है। मैं सीरियसली बताऊंगा कि पुणे, एक बार मुझे मौका मिला है जाने का, एंड पुणे का वेदर बहुत बढ़िया रहता है ना। तो मैं सीरियसली जानना चाहूँगा इस चीज़ को कि पुणे ने, ठीक है, क्या रोल प्ले किया है तुम्हारी पूरी जर्नी के दौरान। क्योंकि जो एक शहर होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी जो लोग होते हैं वहाँ पर आसपास में, है ना, हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो शहर क्या सिखा रहा है हमें, वो शहर में जो लोग हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर रहे हैं। तो भाई मैं तुमसे चाहूँगा कि तुम बताओ कि पुणे कैसा है, पुणे के लोग कैसे हैं, और पुणे ने तुम्हारी पूरी जर्नी के दौरान कैसे क्या रोल प्ले किया। पुणे में अराउंड मैं था फॉर 8 to 9 ईयर्स। हाँ। तो पुणे, एज माई फादर वॉज एन आर्मी, तो हम पुणे के एक डिफेंस वाले पार्ट में रहते थे जो था खड़की। हाँ। जो कि इट वॉज 5-2 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप। तो अगर आप पुणे को बाहर से भी देखोगे, जैसे अभी जो साइकिलिंग का वो हुआ था, अभी इंटरनेशनल इवेंट जो हुआ था, हाँ। अगर आप पाषाण इन सब साइड जाओगे तो वो बहुत डेवलप्ड एरिया दिखेगा, सिविल एरिया बट एन वेरी डेवलप्ड एरिया। पर अगर आप आर्मी साइड पे आते हो तो वो एरियाज़ आपको ऐसे जंगल लगेगा बाहर से, बट आप जब अंदर एक बार ऐसे घूमोगे पूरे डिफेंस, अगर आप कभी आते हो फिर से, तो आपको मैं ज़रूर घुमाऊँगा, ऐसे ऐसे आपको जगह दिखाऊँगा, मतलब आपको लगेगा नहीं कि एक डिफेंस वाला एरिया है, आपको उधर इतने पीसफुल एंड्स मिलेंगे, इतने सारी स्पोर्ट्स की जगह मिलेंगी। और स्पेशली आर्मी जो होती है वो आपको, भले ही मैं आर्मी में नहीं हूँ, मेरे पापा आर्मी में है, तो वो हमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए एंड टेनिस कोर्ट्स हो गए, ये सब बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो स्पेशली मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी बहुत था। एंड अभी जो क्या बोलते हैं 5-2 EME जो है वो एडिशनली हमें सपोर्ट करी थी फॉर SSB। ओके। एंड दे वर हेल्पिंग अस विद 75% ऑफ आवर फीस इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट इफ वी अप्लाई। एंड अगर हमें रिकमेंडेशन, तो उसकी स्टाइपेंड भी बहुत सारी मिलती है, तो उस हिसाब से वो बहुत कुछ हेल्प भी कर रहे थे। एंड स्पेशली अगर मैं ओवरऑल पुणे का बताऊँ तो उसका इन्वायरमेंट एक तरीके से, पुणे सेड कि पुणे में आपको फैन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ। पुणे में मतलब दिस तो आई मस्ट एग्री। हाँ। पुणे मतलब बाकी जगहों पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे, पुणे में ऐसा कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है कि बहुत हॉट या फिर बहुत कोल्ड, उधर हवा चलती रहेगी और वो बहुत सुकून भरी है। उधर आपको ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको कभी भी अनइवन सा फील होगा। उधर हमेशा ऐसे मतलब आप भले ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बहुत फोकस एनवायरनमेंट मिलेगा। वहाँ पे अच्छे खासे जंगल है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्लोज टू सी साइड भी नहीं है, इससे ज़्यादा ह्यूमिड भी नहीं है। एंड स्पेशली वहाँ के लोग अगर मैं बात करूँ तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं वहाँ पर, बट सब वेल एजुकेटेड, एज पुणे इज़ नोन एज दी एजुकेशन हब। तो वहाँ पे बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मतलब हर एक बंदा आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा।
किसी से भी आप अच्छे से बात करो, कुछ ना कुछ देके जाएगा, भले ही वो किसी भी तरह की हेल्प हो, कुछ नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो, कुछ ना कुछ वो बता के ही जाते हैं। मैं जब आ भी रहा था, जब हम जब पुणे स्टेशन पे रुके हुए थे, तब भी एक चेन्नई से एक भैया थे, वो मुझसे बस ऐसे ही रुके कि मुझे वो किस प्लेटफॉर्म पे वो पूछना चाहते थे। तो उन्होंने मिनर्वा एकेडमी का एक शर्ट पहन रखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें थे, एज मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम अ रियली गुड fan of football and Minerva Academy especially, which is an best academy from India, which is also performing well. तो वो मिनर्वा अकेडमी के बारे में वो वहाँ पे 10 मिनट रुके, उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, बताया कि ये ऐसे ऐसे है, उनका खुद का बेटा उसमें है। वो मतलब मैंने उनका नंबर भी लिया, फिर वो अच्छे से उन्होंने बोला कि तुम फुटबॉल के बारे में इतना इंटरेस्ट रखते हो, उनसे बात करो, तुम भी कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम उस अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो फुटबॉल, अगर तुम्हें सही में करियर एज अ परस्यू करना है। क्योंकि मैंने ऐसे बताया नहीं ना कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं उनसे ऐसे ही फ्री ऑफ एवरीथिंग मैं उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि मुझे फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से वो सब बता रहे थे। यहाँ की मेरे पापा भी ऐसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कि जबकि उन्हें पता है कि मैं फुटबॉल कुछ नहीं कर रहा था, पर वो भी बहुत इंटरेस्ट से और ध्यान से सुन रहे थे। मतलब पुणे का हर एक आदमी बहुत, अगर आप ऐसे नए भी जा रहे हो पुणे में, अगर यू आर अ न्यू पर्सन, आप पुणे जा रहे हो, तो आप बहुत सारी जगह जैसे विजिट कर सकते हैं। अजंता एलोरा केव्स हो गए, या फिर कोई भीमाशंकर मंदिर हो गया, बहुत सारे रिवर्स भी है ऐसे, बहुत ऐसे मतलब मूला रिवर हो गया, बहुत सारी जगह है विजिट करने के लिए। स्पेशली अगर आप नए हो तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ें भी मिलेंगी। अगर आपको कुछ पता भी नहीं है, आप किसी रैंडम पर्सन से भी कुछ पूछ लोगे, वो भी आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर लेगा। मतलब वेल एजुकेटेड तो है ही, स्पेशली सब हेल्पफुल बहुत है, काइंड हार्टेड है, हेल्पफुल है। दिस इज रियली नाइस। हाँ यार, ये मतलब ये चीज़ें बोलूँगा कि पुणे के बारे में जैसे जैसे इसने बोला है, सेम एज इट इज़ यही थॉट्स मेरे भी हैं। क्योंकि जब मैं गया था तो मेरा भी एक्सपीरियंस भाई ऐसा ही रहा था, और बहुत ही बढ़िया शहर है। अच्छा देखो, सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि जैसे तुमने एक बार रिटन एग्जामिनेशन दिया, एसएसबी हो गया, एसएसबी बैंगलोर, ठीक, और उसके बाद फिर सब चीज़ होने के बाद कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक, तो थोड़ा सा लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों, है ना, मैं भी तो रिकमेंड हो सकता था, सब चीज़ तो अच्छा हुआ था, ये वो सारी चीज़ें फिर दिमाग में चलती हैं। बट फिर लगता है कि यार नहीं 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 नहीं, लेट्स डू इट वंस अगेन। एक तो वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था तुम्हारी लाइफ में, मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें रीवैम्प करने में हेल्प की, और जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पर बैठे हो एज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। इफ़ आई टेक अबाउट माई फर्स्ट एसएसबी, जो कुछ मैंने खुद को इवैल्यूएट किया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं बहुत लॉजिकल टर्म्स में देखता हूँ। अब मुझे जो मेरी गलतियाँ लगी, तो मैंने उस हिसाब से भी, मैंने जैसे मेरे पापा ने हमेशा हेल्प की बाकी ऑफिसर से भी बात करने में, तो मैंने उन सब से भी बात की, उन्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की मैंने कैसे कैसे किया। उन्होंने भी बहुत सारी टर्म्स एंड सब चीज़ों में हेल्प की मेरी, कि ये ऐसा किया जा सकता है या फिर ऐसा हुआ हो सकता है, ऐसे उन्होंने भी बहुत सारी हेल्प की। मैंने खुद को पूरा मैप डाउन किया कि मैंने क्या से क्या किया था, उसने कैसे शो किया। एंड जैसे बहुत सारे जैसे मैंने बताया, कर्नल वी के सिंह जो थे वो सर, वो हर एक चीज़ पर्टिकुलरली वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करते थे कि क्या चीज़ कैसी मतलब किस तरीके से मीनिंगफुल रह सकती है या फिर किस तरीके से नेगेटिव बन सकती है। तो मैं उस हिसाब से अपना जो पूरा मैप कर रखा था, मैंने उस हिसाब से खुद को पूरा एक तरीके से चेक, मतलब मैंने खुद ही एसएसबी एक तरीके से खुद की ले ली कि मैं किस तरीके से इवैल्यूएट हो रखा हूँ, एब्सोल्युटली, और मुझे किस तरीके से खुद को टर्न करना है। जैसे मैंने एक पॉइंट रखा था, ओवर परफेक्ट दिख रहा था। हाँ बिल्कुल। तो वो एक पॉइंट था जो मैंने खुद में इवैल्यूएट किया था कि मुझे एकदम चिल रह के, क्लियर माइंड से, एकदम जो आता है, ये जैसे आपने बोला, जानते हो तो जानो, नहीं जानते हो तो मान लो। हाँ और क्या, वो चीज़ मैंने बहुत ऐसे शांति से एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉजिटिव रहेगा। एंड स्पेशली अगर मैं बताऊँ, जैसे मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तब मेरी 12th चल रही थी, तो आई वॉज रियली डीमोटिवेटेड काइंड, मतलब नॉट डायरेक्टली डीमोटिवेटेड, बट हाँ कि क्यों नहीं हुआ मेरा। तो मेरा था कि एज अ टर्निंग पॉइंट आया था, मतलब मेरा ही एक दोस्त था जो रेकमेंड हो गया था, एंड उसका बोर्ड था AFSB बैंगलोर। तो उसने मुझे, मतलब मैंने उसे जो मोटिवेशनल लाइन बोली थी एक तरीके से, मतलब उसका पहले SSB था मेरे से, मैंने उसे बोला था कि भाई तू नहीं होने वाला तो तुझे भी पता है वो तुझे नहीं लेंगे, मुझे भी पता है तुझे नहीं लेंगे, तेरा नहीं होने वाला, तो तू एकदम चिल रह के दे। देन मेरे कॉन्फ्रेंस आउट के बाद वो सेम लाइन मुझे बोल रहा था कि भाई देख, रिटर्न तुझे कुछ भी करके करना है,
और ये सेम मोटिवेशनल लाइन तुझ पे भी लागू होगी कि वो तुझे नहीं लेने वाले। तो एक तरीके से वो जो उसने मजाक उड़ाया था मेरा, वो बहुत प्यारा भी लगा था। स्पेशली अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हूँ तो बहुत ज़्यादा सही बताओ तो इन रियल वर्ड्स एंड रियल मीनिंगफुल थिंग कि वो मुझे बहुत प्यारा भी लगा था कि हाँ, ही इज़ स्टिल सपोर्टिंग मी, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ स्टिल सपोर्टिंग मी। एंड पेरेंट्स ने कभी मेरी बैक ऑफ नहीं की, दे वर ऑलवेज बिहाइंड मी। एंड स्पेशली जब मैंने रिटर्न का वापस से शुरू किया एंड जब मैंने एमजेएस का देखा, तो वो जो उनकी एनर्जी देख के मेरे अंदर एनर्जी आ रही थी, वो तो अलग ही एकदम वाइब्स क्रिएट कर रही थी कि करना तो है, कर तो मैं सकता हूँ। एंड जब उनके मतलब ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी बच्चों के साथ जो होते थे, उनके साथ जो मजाक मस्ती चलती थी, वो एक तरीके से लगता था कि मैं वहीं पे बैठा हूँ, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। एंड वो बहुत नेचुरल लगता था। एंड स्पेशली वो बहुत ऐसे मतलब एक तरीके से जो बाकी के नेगेटिव थॉट्स हो जाते थे वो सब हटा देता था। एंड तब जब मेरा इलाहाबाद मैंने चूज़ किया था, तब एक तरीके से ईगो से कह सकते हैं मैंने दिमाग में रखा हुआ था, बेंगलोर जो मेरे में नहीं देख पाया वो मैं इलाहाबाद को दिखा के रहूँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको ईगोइस्टिकली नेगेटिव लो, बट खुद को इतना पॉजिटिव रखो कि आप किसी भी सिचुएशन से वे आउट खुद के लिए बना सको। वेरी गुड यार। देखो, बहुत सारे बच्चे जो अभी YouTube पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तुमने YouTube बैच से पढ़ करके और अपना रिटन एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्वालिफाई कर लिया, और उसके बाद फिर तुमने SSB जो की है ना, SSB में बहुत बेहतर किया। तो बहुत सारे बच्चे जो YouTube पर बैठ करके अभी कैमरे के पीछे हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे तुम क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पर इस चीज को सोच रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा वहां पे। तो उनसे तुम क्या कहना चाहोगे YouTube बैच के बारे में कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट है कि नहीं है? तो YouTube बैच अगर हम पर्टिकुलरली, मैंने बहुत सारे सुने भी है एंड मैंने सेल्फ ऐसे खुद भी फील किया है कि YouTube में पर्टिकुलरली फ्री चीज़ों को ऐसा माना जाता है कि YouTube पे पढ़ना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। YouTube बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाता है कि अगर हम ऐसे लेक्चर लगा रहे हैं, 5 घंटे का अगर लेक्चर है तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन चीज़ है। स्पेशली अगर इंस्टा वगैरह अगर आप चलाते हो, उसमें वैसे आपके जो एल्गोरिदम बन रखा है उसमें जैसी फीड आती है आपकी, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन उसमें बहुत आसान है। वही अगर आप पेड बैच वगैरह लेते हो तो उसमें एक अलग से एप्लीकेशन में आ जाओगे, फिर उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं आती। बिल्कुल। तो स्पेशली उस चीज़ को लेके बहुत मतलब ऐसे बोला जाता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है उसमें, बट मैं कहूँगा अपने हिसाब से कि डिस्ट्रैक्शन तभी आसान है जब आप पढ़ाई को अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं बना लेते। अगर पढ़ाई को अगर आप एंजॉय, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जिस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हो उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर आप मतलब एक तरीके से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन अ पर्टिकुलर स्टडी रिलेटेड वीडियो आपका एक पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, एक है जो मजाक मस्ती है और एक है जो टाइम पास है। तो अगर आप ये समझ गए कि आपको कब पढ़ाई में इंपॉर्टेंट, मतलब एक होता है ना कि अगर मैं सीरियस मोड में अभी मुझे कुछ भी करके सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो कब मुझे सिर्फ वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करना है, कब मुझे मजाक मस्ती भी करनी है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई ओवर बर्डन हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता, अब थोड़ा मजाक मस्ती का टाइम है। एंड स्पेशली अगर आप यूट्यूब पर के एमजेएस के वीडियोस देखोगे तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। तो मतलब वो एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर बहुत अच्छा है। एंड टाइम पास वाला अगर पार्ट हो गया, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली अगर जैसे एक तरीके से मूड बनाना होता है तो उसमें वो बहुत अच्छा है वो चीज़ एक तरीके से, क्योंकि उनकी नॉर्मल बातें भी कुछ सिखा के ही जाती हैं। एंड अगर वो चीज़ भी नहीं करनी आपको तो वो पार्ट आप वो खुद ही मतलब बता देते कि आप इतने से इतने पे कर सकते हो। उनमें वो खुद ही ऐसे टाइम लैप्स देते कि ये पर्टिकुलर चीज़ इतने टाइम लैप्स है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड स्पेशली अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो भी बताती है। यूट्यूब पे ही बहुत सारे जैसे वीडियोज़ है वो बताते हैं कि अपना एल्गोरिदम कैसे प्रॉपर करना है। कि आप एक डिफरेंट अकाउंट बनाओ। जैसे मैंने खुद भी अप्लाई किया था, मैंने एक डिफरेंट स्टडी रिलेटेड अकाउंट बनाया था जिसमें मैं सिर्फ स्टडी रिलेटेड चीज़ें देखता था एंड उस पर बाकी कुछ डिस्ट्रैक्शन आते ही नहीं थे। उस पर केवल एमजेएस आता था, सिर्फ एमजेएस या फिर कुछ बहुत ही ऐसे हाई लेवल चीज़ें हो गई, जैसे बाकी भी जैसे अकेडमीज के कुछ ऐसे हो गए जो कुछ ऐसे ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चंस हो गए, ऐसे रिडल सॉल्विंग वगैरह, जिससे एक तरीके से लॉजिकल रीजनिंग बूस्ट हो जाए, बूस्ट हो जाए। तो वैसी चीज़ें OIR में पूछा जाता है वो भी ना। तो वो सब चीज़ें मैं देखता रहता था, तो एक तरीके से नॉलेजेबल ही चीज़ें आती थी, स्पेशली एमजेएस। नहीं यार, देखो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि तुम्हें पढ़ाई भी हम प्रोवाइड कराएंगे, तुम्हें एंटरटेनमेंट भी हम प्रोवाइड कराएंगे, तुम्हें जितनी चीज़ चाहिए तुम्हारे NDA एग्जाम के लिए बेटा वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा देंगे। तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है।
और जब हम बोल रहे हैं कि तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका लाइव एग्जाम्पल आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जो रिकमेंड हो चुका है और अब तुम्हारे सामने अपनी स्टोरी बता रहा है। यूट्यूब से पढ़ करके भी बहुत बेहतरीन पढ़ाई की जा सकती है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और कि जैसे बच्चा, भाई बच्चा ही तो है ना? तुम्हारी भी एज अभी क्या है यार? एग्जैक्टली तुम्हारी एज अभी क्या है? 18 years 4 months। 18 ईयर्स 4 मंथ, ठीक है भाई, 18 साल का बच्चा। अब अगर मैं 18 साल के बच्चे से बोलूंगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल इधर उधर कुछ भी नहीं, है ना, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल हटाया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं है तो बच्चे ही भाई। अगर कोई वीडियो आ रहा है नीचे जो उसको और ज्यादा पसंद आ रहा है, तो वो उस पर चला जाएगा। तो उस दौरान डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो जैसे हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि अगर आप ऑफलाइन में आ रहे हो या आप ऑनलाइन पेड बैच में आ रहे हो आप, तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो उस डिस्ट्रैक्शन को डिसिप्लिन में कैसे कन्वर्ट किया जाए? ठीक, क्योंकि तुमने किया हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम बताओ इस चीज को कि जो डिस्ट्रैक्शन है इसको डिसिप्लिन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे अपने डिसिप्लिन को हम मेंटेन रख सकते हैं पूरी तैयारी के दौरान, चाहे वो अपनी रिटन की एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो एसएसबी की तैयारी हो। तो अगर मैं रिटर्न के साथ स्टार्ट करूं, तो स्पेशली अगर आप एमजेएस से करते हो तो आप पहले तो टॉपिक्स को एंजॉय करना शुरू कर ही दोगे। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप एंजॉय ना करो तो मेरा नाम बदल देना। ये मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ। तो आपका एक एंग्रॉसिंग पार्ट होता ही है वीडियो में, वो आप एंजॉय करोगे। अगर आप ऐसे ट्राई करो जैसे मैंने किया था, एक अलग सा अकाउंट बनाना एंड उस पर पर्टिकुलरली एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें ही देखना। अगर आपको टाइम पास करना ही है तो पहले अकाउंट शिफ्ट करो, वो करो, तो उस चीज़ में खुद ही ऐसे थकान होने लग जाएगी कि मैं चेंज करूँ फिर देखो, चेंज करो फिर और कौन सर्च करेगा कि हाँ मुझे ये पार्ट देखना है, ऐसे किसी के दिमाग में तो आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेशली अगर आप ऐसे वीडियोस देखते हो एजुकेशनल रिलेटेड, चाहे वो एमजेएस के हो या फिर कुछ भी ऐसे आपको कुछ भी इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली अगर मैं इंटरेस्ट की ही बात करूँ, जैसे कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, कुछ भी इंटरेस्ट हो गया, अगर आप जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड भी देखते हो, तो आप पर्टिकुलरली उसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाओ जिसके अलावा उधर और कुछ नहीं आता। तो अगर आप जैसे रनिंग वगैरह जाते हो, मतलब फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का ज़्यादा इजी पड़ता है ना एग्जांपल समझने के लिए, तो आप अगर एक्सरसाइज भी करते हो तो आप जिम जाओगे, बाकी लोगों को देखोगे, फिर करोगे, उनके हिसाब से देखोगे। अगर आपने प्लान बनाया था आपको लेग्स ट्रेन करने हैं, पर आपने एक और बंदा देख लिया जिसके शोल्डर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप खुद ही स्विच हो जाओगे कि मुझे लेग्स नहीं, मुझे शोल्डर्स करने हैं। पर अगर आप खुद के इंडिविजुअली देखो कि आपको लेग्स ही ट्रेन करने थे, और अगर आप बाहर सुबह सुबह जाओ, सुबह जैसे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, 5 बजे गए रनिंग करने के लिए, आपने ना किसी को देखा, ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आया आपके रास्ते में, आपको लेग्स ट्रेन करने थे, आपको जो करना था आपने कर लिया, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आया नहीं, आपने कहीं अपना पाथ चेंज किया नहीं, आपका जो रिजल्ट था वो आपको मिल गया। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो अभी क्या है ना कि अभी नेक्स्ट 30 डेज के बाद में बच्चों का एग्जाम है, मतलब कि 13 सितंबर NDA 2 2026 होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारे ही छोटे भाई बहन हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, है ना, तो तुम उनको क्या कहना चाहोगे, कौन से ऐसे टिप देना चाहोगे कि लास्ट में मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीजें कर लो, तुम्हारा NDA का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा और उसके बाद SSB के लिए चुप मार करके आ जाना। ठीक है, yes, हाँ, तो ये थोड़ा सा मतलब लास्ट टिप क्या देना चाहोगे इन लोगों को? स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स तो सिर्फ सर के भरोसे हैं। सर मैथ्स आराम से संभाल लेंगे, बाकी सब तो तुम्हारी प्रैक्टिस पे है। एंड स्पेशली अगर गैट का देखो तो गैट में SST करना बहुत वास्ट है, वो मुश्किल भी है, वो मैं खुद भी सजेस्ट करूँगा मुश्किल है। अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट मुश्किल है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा साइंस और इंग्लिश को इतना बेटर बना लो कि SST की ज़्यादातर ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पूरा पेपर मैनेज भी करना है। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन NDA एग्जाम। 150 क्वेश्चंस करना इजी तो नहीं है, बिल्कुल। तो जो आता है वो उसे यूज़ करना, एंड जो नहीं आता उसको छोड़ देना। मैनेजिंग योर टाइम इज ऑल्सो स्किल। एब्सोल्युटली राइट। तो उसमें जैसे मेरे लिए साइंस एंड इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था गैट के लिए, तो मैं उसको बहुत अपना एक तरीके से इंप्रूव कर लिया था। मैंने सोचा था कि SST छोड़ दो, मेरा वीक पॉइंट है, छोड़ दो, जो भी वीक लग रहा है वो पार्ट छोड़ दो। भले ही अगर इंग्लिश वीक लग रहा है, लैंग्वेज क्योंकि बहुत लोगों के लिए लैंग्वेज होता है, या फिर जिनका कॉमर्स वगैरह होगा तो उनके लिए साइंस वीक होगा, तो वो जो पार्ट आपको वीक लग रहा है वो छोड़ दो। जैसे मैथ्स में भी जैसे सर बताते हैं, जैसे मैंने अपने टाइम पे कैलकुलस छोड़ दिया था कि कैलकुलस में अगर मैं दिमाग लगाऊँ ज़्यादा तो मेरे बाकी के पार्ट्स में जैसे मैं स्पीड इंक्रीज करने का सोच रहा हूँ तो बहुत ऐसे
थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना कि अगर जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें थॉट प्रोसेस ज़्यादा लग रही है, बट कैलकुलस आ गया उसमें इमेजिनेशन आपको ज़्यादा लगानी है। तो मतलब बार बार खुद को स्विच करना, क्योंकि क्वेश्चंस तो रैंडम आएंगे, तो आपको हर चीज़ में स्पीड भी लगानी है, खुद को स्विच भी करते रहना है, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेसफुल हो जाता है, एक तरीके से आप बहुत जल्दी थक जाते हो। तो इसलिए मैंने तो मैनेज किया था ऐसे कि मैंने कैलकुलस का पार्ट छोड़ दिया था, क्योंकि कैलकुलस से 30 क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि कैलकुलस के भले ही 30 क्वेश्चन छोड़ दूं, पर 90 बाकी के क्वेश्चंस होने ही चाहिए। मैंने उस हिसाब से प्रैक्टिस की थी। एंड गैट के लिए स्पेशली तो मैंने अपने हिसाब से एसएसटी छोड़ा था। आपका जो वीक पॉइंट है वो आपको छोड़ना आना चाहिए, बस इतना ही है। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और स्पेशली ट्राई करो जितना कट ऑफ लाइन है उससे 20 या 30 क्वेश्चन ज़्यादा होने ही चाहिए, क्योंकि जैसे इनकी लाइन है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। ठीक है, तो भाई कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। और एक चीज़ और देखो, इसने बहुत बढ़िया बोली कि जो सर बोलते भी हैं, ठीक है, बीबीआर को आपने बहुत बार ये बोलते हुए सुना होगा कि अपने वाले क्वेश्चन निकाल लो। अब अपने वाले क्वेश्चन, अब देखो इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। इसने कैलकुलस छोड़ी तो 30 क्वेश्चन अगर छोड़े तो इसने दूसरी लाइन क्या बोली कि 90 क्वेश्चंस आई विल मेक श्योर कि वो 90 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो अगर आपके कोई ऐसे सेक्शन है जिसको आप समझ रहे हो कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, बट भाई अगर वो सेक्शन छोड़ रहे हो ना, तो उसके साथ साथ में और जितने सेक्शन हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। नहीं तो अभी पता है होगा क्या कि ये लोग कहेंगे हाँ कैलकुलस छोड़ने के लिए कहा गया, मतलब मैं कैलकुलस छोड़ सकता हूं। नहीं भाई, कैलकुलस अगर उसने कैलकुलस छोड़ी है तो उसने 90 क्वेश्चंस अलग से वो मैनेज किए हैं। ठीक है, तो अपने वाले क्वेश्चन निकालना बहुत जरूरी है। देखो सक्षम भाई, बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके मुझे। अब देखो इसकी जो 2 सेशन की जर्नी है, मैं उस पर सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जैसे बोला जाता है कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर मेरी नज़र है, आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर मेरी नज़र है, आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ठीक है, तो हाँ, ये कांटों भरा बिस्तर जो है ना, ये दिखता नहीं है। जो 2 साल की लगातार, जो 2 सेशन की लगातार मेहनत है वो नहीं दिखती है। ये दिखता है कि हाँ रिकमेंडेशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है भाई, बट उस चीज को भी रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है सक्षम, तो भाई जैसे सक्षम ने अपना रिटन एग्जामिनेशन, अपना रिकमेंडेशन पाया है, आई होप कि आप लोग अपना रिकमेंडेशन, अपना रिटन एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करेंगे, और जहां आज सक्षम बैठा है वहां आप में से भी कोई कल बैठेगा आकर के, और उससे भी हम ऐसे ही बातें करेंगे। ठीक है, तो सक्षम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन लोगों को कुछ सिखाने के लिए। और भाई मैं फिर बोलूंगा कि आई होप कि आज से 30 साल बाद जब हम देखें तो हमें पता चले कि लेफ्टिनेंट जनरल है ना सक्षम विजय निगम, या जनरल सक्षम विजय निगम, और उसके बाद हम कहेंगे कि हमारा बच्चा जनरल है या हमारा बच्चा लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एंड आई होप बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय